नहीं देना है। वो अपनी विषय वस्तु को कितने बेहतर तरीके से बोल रहे हैं, कैसे अपनी बात को रख रहे हैं, उनका संप्रेषण का कौशल कैसा है, भाषा का चयन कैसा कर रहे हैं, क्या उनका जो पक्ष या विपक्ष में जो बातें बोल रहे हैं वो तार्किक है कि नहीं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उनका चयन हमको करना है। तो मैं सबसे पहले टीम ए से आपके सामने आप का इवैल्यूएशन करने के लिए 3 जज उपस्थित हैं, जिसमें हमारे डायट प्रचार सर एज ए जज आपका मूल्यांकन करेंगे। ताली बजा देंगे सर के लिए। और जो दूसरे जज हैं श्री इंद्रजीत यादव सर हैं, जो आपका मूल्यांकन करेंगे। और जो तीसरे जज हैं वो संजय कुमार जी हैं, वो भी आपका मूल्यांकन करेंगे। और सभी लोग अपने अपने विषय वस्तु के प्रकांड विद्वान हैं। तो जब भी आप अपनी बात रखिएगा तो तार्किक बात रखिए। मैं टीम ए से पंकज कुमार मौर्य जी को बुलाना चाहूंगा। वो अपनी बात शिक्षा के बाजारीकरण पर विपक्ष में रखेंगे। धन्यवाद सर। जहां से गुजरो धुआं कर दो, जहां तुम पहुंचो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। मंचासीन परमादरणीय इस डाइट के प्राचार्य जी, मंचासीन परमादरणीय निर्णायक मंडल के सभी सदस्य एवं सभी मेरे प्यारे साथीगण, इस डाइट के नवाचारी सभी प्रवक्तागणों को मैं हार्दिक नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मेरा जो विषय है कि शिक्षा का बाजारीकरण विषय के विपक्ष में मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने विचारों से आपको संतुष्ट कर सकूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य होता है, शिक्षा का उद्देश्य है कि हम ऐसे मानवीय मूल्यों का, मानवीय व्यवहारों का निर्माण कर सके जो हमारे राष्ट्र, हमारे देश के लिए एक संरचनात्मक सीढ़ी का काम कर सके, हमारे देश को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त कर सके, हमारे देश के मूल्यों को, संस्कृतियों को वैश्विक स्तर पर कोने कोने तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस क्रम में हमारे देश के जितने भी शिक्षा संस्थान हैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उन सभी शिक्षा संस्थानों को जो प्रशिक्षित करने वाली संस्थाएं हैं वो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से इस बदलते परिवेश में हमारे शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो स्वरूप है वो भी बदल रहा है, और बहुत तेजी के साथ इस परिवर्तन के हम सभी लोग सहभागिता भी बन रहे हैं। निश्चित रूप से अगर बात की जाए, हम अंग्रेजों से 300 सालों तक गुलाम रहे, और कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो उनके संस्कृतियों का आज तक हमारे सभी प्रकार के कार्यों पे प्रभाव निश्चित रूप से परिलक्षित होता नजर आता है। मैकाले की जब शिक्षा नीति भारत में आती है तो मैकाले की जो सोच थी वो भारत से ऐसे कर्मचारियों को बनाना चाहता था जो उनकी भाषा से समृद्ध हो, उनकी भाषा को समझता हो, ताकि वो काम तो शिक्षा का करना चाहता था लेकिन मूल रूप से जो उसका उद्देश्य था वो अपने गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक मानवीय संसाधन को तैयार करता था। इसका परिणाम क्या हुआ? हमारा प्राचीन जो विरासत रहा है, हम गुरुकुल परंपरा के वाहक हैं, हमारी जो पीढ़ियां हैं गुरुकुल में पढ़ी लिखी हैं, और मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि उन परंपराओं के वाहक करने वाले जो लोग थे उन बच्चों के अंदर वो सभी नैतिक मूल्य संस्कारों को अंत तक उसका विकास करने में पूरा जोर लगा देते थे। समय बदलता है, समय बदलने के साथ साथ शिक्षा का स्वरूप बदलता है। निश्चित रूप से वैश्विक स्तर की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए शिक्षा में परिमार्जन आवश्यक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस परिमार्जन के फलस्वरूप
इस जो पूरा हम व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं न कहीं हम इसके पीछे अपने सनातन संस्कृतियों का जो वाहक है, जो व्यवहार है, जो नैतिक मूल्य है, कहीं न कहीं उसमें ह्रास भी हो रहा है। आप देखिए, वर्तमान समय में जिस तरीके से हम अगर बात की जाती है, शिक्षा का किस तरीके से परिमार्जन हो रहा है। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करते हैं, तो शिक्षा में आप देखिए बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। शिक्षा में प्राइवेट सेक्टर बहुत तेजी के साथ प्रवेश कर रहा है, और मुझे और अधिक चिंता हो जाती है जब इस प्राइवेटाइजेशन को कॉर्पोरेटाइजेशन में बदल दिया जाता है। आज आप देखिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत बड़ी बड़ी कंपनियां प्रवेश कर रही हैं। मुझे कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं है। हमारे संविधान या हमारे देश में जो भी हमारी सरकारें हैं, उनका मूल उद्देश्य है कि शिक्षा के प्रति जब वो निवेश करते हैं, तो वो उनके मन में ये आकांक्षा नहीं होती है कि शिक्षा के ऊपर हम खर्च कर रहे हैं। नहीं, ये आपका कर्तव्य है। शिक्षा के संदर्भ में जब आप व्यय करते हैं, तो आप उन मानव मूल्यों के विकास में व्यय कर रहे हैं, जो इस भारत के भविष्य को प्रशस्त करेगा, इसका जो भविष्य है उसको इस दुनिया के शिखर तक ले जाने का काम करेगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति, अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी, औद्योगिकरण अगर इसमें अपना पैसा लगाता है, तो वो अभिभावक को और बच्चों को केवल एक प्रोडक्ट के रूप में, उपभोक्ता के रूप में देखेगा। तो क्या आपको लगता है कि जो मूल उद्देश्य हमारा शिक्षा का है, क्या हम उसको प्राप्त करने में सक्षम होंगे? यूएनडीपी, जो हमारा यूएनडीपी संस्था है, जो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम संस्था है, मैं बताना चाहता हूं कि वो कहता है एक आंकड़े में कि पूरे भारत में लगभग 45 लाख प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता है। वर्तमान के संदर्भ में हमारे देश में 22 लाख प्रशिक्षित अध्यापक मौजूद हैं, 23 लाख और प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता है। लेकिन मुझे हंसी तब आती है जब सीबीएसई जैसे प्रशिक्षित संस्थानों ने भी हमारे इस व्यवस्था के अंदर एनजीओ के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करने का काम करता है। और तो और उसको संचालित करने के लिए कार्यक्रम भी शुरू किया जा चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये भी कहती है कि एनजीओ जो जो इनकम करेगा, जो निवेश करेगा, उसका 10% सीबीएसई को भी भुगतान किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आज सरकारी माध्यम से भी शिक्षा का बाजारीकरण करने की कोशिश की जा रही है। यह संदर्भ बहुत सारे राज्यों में भी हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करता हूं। मुझे लगता है कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। आप सभी का धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, आपने शिक्षा के बाजारीकरण विषय वस्तु पर विपक्ष में बहुत बेहतर तरीके से अपनी विषय वस्तु रखी, और आपका जो कहने का तरीका था, बहुत ही संप्रेषण कौशल बहुत ही बेहतर था, और आपने वो सारी चीजें कह दी जो कही जानी चाहिए थी इसके विपक्ष में। अब इसके पक्ष में मैं बुलाना चाहता हूँ ऋषिकेश त्रिपाठी जी को। वो आए और शिक्षा के बाजारीकरण पर अपना पक्ष रखें। मैं अपने जजों से भी कहूंगा इस बात को कि सर, आप लोग भी बीच बीच में इनसे पूछ सकते हैं। कोई विषय वस्तु के बारे में अगर कोई जिज्ञासा हो तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए, जो यहाँ देख भी रहे हैं, जो हमारे दर्शक बंधु बैठे हुए हैं, उनसे भी अपेक्षा है कि वो भी डिबेट में अपनी प्रतिभागिता सहभागिता सुनिश्चित करें। बिल्कुल।
हेलो, मुझे बहुत इस बात में मुझे बहुत हास्यास्पद लगता है कि जब हम इस तरह की बात करते हैं, हमें ये सोचना होगा कि वैश्विक की जो स्थितियां हैं, अमेरिका की अगर हम एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, वहां के एजुकेशन पॉलिसी वहां के स्थानीय संदर्भ में दूसरे तरीके की है। वहां के बच्चों का वहां का बच्चा अपने माता पिता का पैर नहीं छूता है, अपने गुरु का पैर नहीं छूता है। वे संस्कार वहां पे नहीं है, ये संस्कार हमारे देश में है। तो क्या आप चाहती हैं कि आने वाले समय में हम वहां की एजुकेशन पॉलिसी को अगर यहाँ पे थोप दें, तो आने वाले समय में हमारा बच्चा भी हमारा पैर छूना बंद कर दे, हमारा हमारा सम्मान करना बंद कर दे, हमारा आदर करना बंद कर दे? ये चीजें जो है हमारी शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं, जो प्राचीन काल से हमारे मनीषियों ने हमको दिया। और एक बात मैं और आपको जोड़ना चाहता हूं, आज वर्तमान समय में भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज की जब बात की जाती है, तो अमेरिका जो वैश्विक स्तर की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें भारत का कोई यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। तो मुझे लगता है कि क्या इसमें हमें चिंता करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको सोचिए, पूरी दुनिया में 3 करोड़ लोग, हमारे भारत के 3 करोड़ लोग पूरी दुनिया के सभी देशों में बसते हैं, और अमेरिका की कंपनियों में 70% लोग भारतीय हैं। तो अगर आप ये कहती हैं कि उनका एजुकेशन पॉलिसी अच्छा है, तो वहां के 70% लोग उनकी कंपनियों में क्यों नहीं है? हमारे मास्टर ब्रेन वहां पर हैं, क्योंकि हमारी एजुकेशन पॉलिसी में हम हार्ड वर्क करना सिखाते हैं। हम हार्ड वर्क करना सिखाते हैं। जो मेहनत करना सीख लिया वो सफलता प्राप्त कर लेगा। हेलो सर, आपने कहा कि वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ जो वर्ल्ड लेवल की हैं, हमारी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड लेवल की नहीं है। और अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करें इंडिया का, तो अमेरिका प्राइवेटाइज है, वहाँ ऑटोनोमस इसके ले सकते हैं। इंडिया में है गवर्नमेंट अगर कार्रवाई करनी हो तो सीएम का वो पहुंच है। वहाँ पे ऑटोनोमस सिस्टम है, जो काम नहीं कर रहा है उसके लिए खड़े रहना है, अच्छी क्वालिटी से दे रहे हैं, जिससे काम कराना है। यदि कुछ फीचर है हमारे साथ तो नहीं होगा। इसमें कारण क्या है? क्योंकि हम किसी से काम नहीं ले पा रहे हैं। इसका यही कारण है गवर्नमेंट सिस्टम में और गवर्नमेंट की पॉलिसी अपना रहे हैं, और गवर्नमेंट उसको सुधारने के लिए जो उचित प्रयास होंगे। बिल्कुल, आपने अपनी बात रखी। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं, अगर हम किसी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, अगर वहां का प्रोडक्ट कंपनी जो बना रही है, वहां का जो मार्केटिंग रिसर्च टीम है, अगर उस प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी का इवैल्यूएशन करती है तो ठीक है। लेकिन जब आप शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, मुझे लगता है कि हंटर मार करके किसी भी शिक्षक से पढ़वाया नहीं जा सकता। जब तक आप उसको मोटिवेट नहीं करेंगे, उसको प्रेरित नहीं करेंगे, उसके अंदर विश्वास नहीं पैदा करेंगे। प्राचीन काल में हमारे जितने भी शिक्षक हैं, उन चटाई पर बैठकर पढ़ने वाले लोग हैं, और आज डीएम है, एसडीएम है, बड़े बड़े पदों पर सुशोभित है। तो मुझे लगता है कि उन टीचर जो स्व प्रेरित थे, जिनके अंदर यह गुण था कि हमारा बालक ये पढ़ेगा लिखेगा, ये भावना हमारे शिक्षकों के अंदर करना पड़ेगा। ये विश्वास इस प्रशिक्षण संस्था के माध्यम से, और जितने भी सीआरटी एनसीईआरटी हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से यह विश्वास हमारे शिक्षकों के अंदर भी पैदा करना पड़ेगा कि तुम वो सुकरात हो, तुम वो आर्यभट्ट हो, जो अपने बच्चों को अपने जैसा बना सकते हो।